हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री का लेकर के आ गए। जैसा कि मैंने देख लिया है केमिस्ट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में यानी टर्म 2 में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, वेलकम टू गो टू साइंस। मैं शहबाज अहमद। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 क्लास 10th NCERT। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है वाई कार्बन कैन नॉट लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले मैं बता दूं जो आपने थंबनेल पे देखा है ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो दावे किए हैं, जो मैंने गारंटी दी है वो बिल्कुल 100% गारंटी है। मैं इसकी 100% गारंटी लूँगा कि इनके क्वेश्चन जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मतलब डेफिनेटली ये 100% गारंटी मेरी है रिटन फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाई कार्बन कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकते और कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकते। देखो मैं पीछे की तरफ ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पीछे जा करके। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है, पढ़ाया भी है। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ये जो कार्बन है, कार्बन के पास ना बच्चों 2 शेल्स होते हैं। ठीक है, K और L। ये कार्बन का न्यूक्लियस है। ठीक है, कार्बन के पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे वाले शेल में जो है बच्चों वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक साइज इतना छोटा है, न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच नज़दीक की होने की वजह से, यानी डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये लूज भी करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना चाहेगा, तो ये जो प्रोटॉन है इसके अंदर बैठे हुए इसको जाने नहीं देगा। मतलब इसको बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी जो कि कार्बन के पास नहीं है। इसीलिए कार्बन लूज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि लूज क्यों नहीं कर सकता, वाई कार्बन कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन गेन क्यों नहीं कर सकता, वाई कार्बन कैन नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये जो रीज़न यहाँ पर ये है कि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मान लो कि और भी इलेक्ट्रॉन ले ले, तो आप देखो कि कार्बन का साइज़ काफ़ी छोटा है। काफ़ी छोटा होने की वजह से क्या होगा कि कार्बन के इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ेंगे। जैसे ही नंबर्स बढ़ेंगे तो ये शेल काफ़ी छोटा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ती चली जाएगी। काफ़ी छोटा साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की भीड़ जब बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा, जिससे एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो सकती है। अब आप खुद सोचो ना कि एक रूम में मान लो 10 लोगों की कैपेसिटी है। अब 10 से ज़्यादा भर दोगे तो क्या होगा, आ तो जाएंगे लोग, लेकिन क्या है एक रिपल्शन, एक दूसरे में रिपल्शन है ना, दबाव बढ़ जाएगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, लोग सही तरीके से रह नहीं पाएंगे। इसी तरह से इसके अंदर है। इसलिए कार्बन ना तो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ना तो गेन कर सकता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बच्चों, शेयर करता है। ओनली क्या करता है, शेयर। और शेयर करके क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बच्चों मैंने आप सबको बता रखा है कि कार्बन का वर्सेटाइल, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर का मतलब है, इसमें आपको 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। एक तो है कि टेट्रावैलेंट क्या होता है, ये बता दो आप क्वेश्चन में, टेट्रावैलेंट क्या होता है, और दूसरा है हमारा कैटेनेशन क्या होता है। तो आप टेट्रावैलेंट की डेफिनेशन नहीं पता आपको तो लिख लो। टेट्रावैलेंट का मतलब है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। दूसरा है कैटेनेशन। कैटेनेशन एक यूनिक एबिलिटी है कार्बन के पास। इट हैज यूनिक, कैटेनेशन इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद अदर एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक लंबी श्रृंखला, लंबी चेन बना सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। वर्सेटाइल नेचर आए तो आपको क्या लिख के आना है, इसके बारे में लिख के आना और इसके बारे में लिख के आना है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन, फर्स्ट पार्ट में एलोट्रॉप, दूसरे पार्ट में फंक्शनल ग्रुप। तो पहले पार्ट में क्या है, एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप को डिफाइन कैसे डिफाइन करते हैं एलोट्रॉप को, आप सबको पता रखा है। किसी भी जो एलिमेंट्स के वो सारे फॉर्म है ना, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है पर है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी। जैसे एलोट्रॉप, अगर मैं एलोट्रॉप की बात करूँ तो कार्बन के एलोट्रॉप्स आपने, है ना, कार्बन के एलोट्रॉप्स आपने पढ़ रखे हैं। एलोट्रॉप कार्बन के क्या क्या है सर, डायमंड है ना, कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या है, डायमंड है ना, ग्रेफाइट है, ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स है, फुलेरीन है ना। तो ये सारे कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप्स है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो ये एलोट्रॉप की डेफिनेशन है। द कंपाउंड्स विच हैव, है ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब क्या है फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली इस चैप्टर का। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी, आप लोग लिख लीजिए, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, विच कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ रखा होगा, CHO एल्डिहाइड है ना, CHO एल्डिहाइड, OH कार्बोक्साइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CO का है ना कीटोन। तो इस तरह से आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा। अब जो है हमारा आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, देखो आइसोमेरिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो आप पहले लिख लीजिए। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम जनरल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब आइसोमेरिज्म जो होते हैं बच्चों, क्या होते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है सेम जनरल फार्मूला है ना, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम जनरल फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे आपने ब्यूटेन के आइसोमर्स पढ़े होंगे कि देखो एक तो ब्यूटेन का ये नॉर्मल चेन है, हर जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा, हर जगह हाइड्रोजन लगा दूंगा, इस तरह से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ब्यूटेन का आप एक तरह ये भी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, देखो एक कार्बन ये वाला, कि ये स्ट्रक्चर ब्यूटेन का है, फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूटेन के दो आइसोमर्स है, एक आइसोमर ये है, एक आइसोमर ये है। इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। इस तरह से पेंटेन के जो है 3 स्ट्रक्चर है पेंटेन के, ठीक है। तो आई होप कि आपको आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आइसोमेरिज्म। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज का मतलब है बच्चों कि हाइड्रोकार्बन के एक ऐसा सीरीज, जैसे होमोलोगस सीरीज क्या होता है मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन का एक सीरीज है जिसमें CH2 का डिफरेंस, या ऐसे बोल सकते हो सेम बिलोंग्स टू सेम जनरल फार्मूला एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या मतलब है सर कि जो हमारा होमोलोगस सीरीज है वो एक ऐसा सीरीज है कंपाउंड का विच बिलोंग्स टू सेम जनरल फार्मूला एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर से मैं बता देता हूँ, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विच बिलोंग्स टू सेम जनरल फार्मूला एंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले लेते हैं इसमें, जैसे CH4 मीथेन हो गया, C2H6 हमारा इथेन हो गया। अब इनके बीच देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक तो ये पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है, और फिर ये पूछा जाता है उनमें क्या उनकी प्रॉपर्टीज लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए तो एग्जाम्पल लिख दिया, प्रॉपर्टीज लिखिए। अब प्रॉपर्टीज में फंस जाते हैं बच्चे, सर प्रॉपर्टीज में क्या लिखूं मैं, तो देखो प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है आपको, प्रॉपर्टीज में लिखना है कि इनके बीच CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। एक तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, होमोलोगस सीरीज के कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच CH2 का डिफरेंस होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके बीच यानी CH2 का जरा मास निकालो, तो जैसे ही मास निकालोगे तो आएगा 14 यूनिट के मास का डिफरेंस होता है इनके बीच। कितने यूनिट का मास का डिफरेंस होता है, 14 यूनिट के मास का डिफरेंस होता है। अच्छा, कभी भी इनमें फंक्शनल ग्रुप लगाओ, मान लो मैंने मीथेन में लगाया, CH4 में लगाया क्लोरीन, तो इसी तरह से अगर इसमें भी क्लोरीन लगाओगे तभी दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। जैसे CH3Cl है, हमने देखो इसमें क्लोरीन लगा दिया, तो इसमें भी आपको C2H5Cl लगाना पड़ेगा, तभी दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, है ना, होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम एंड हैविंग सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज है। होमोलोगस सीरीज से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ये हो सकता है बहुत से बहुत कि अच्छा बताइए हमने कहीं पर लिख दिया, जैसे मान लो हमने लिखा C3H8 लिखा, आपसे बोला जाएगा इसका नेक्स्ट होमोलोगस लिखो, नेक्स्ट। तो जैसे नेक्स्ट पूछा जाए ना, आप क्या करो, इसके अंदर CH2 जोड़ दो। क्या जोड़ दो, CH2 जोड़ दो इसके अंदर। नेक्स्ट पूछा जाएगा तो CH2 जोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है हमारा, यानी कि डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो गए, ये 3 क्वेश्चंस हो गए। चौथा कह रहा है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन के आइसोमर्स, जो कि अभी मैंने आपको बना के दिखा दिया, 2 आइसोमर्स है, बस जहाँ डैश लगा वहाँ हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। आइसोमर का ब्यूटेन के आइसोमर का फॉर्मूला होता है C4H10 होता है, ठीक है। तो H हाइड्रोजन 10 ही होने चाहिए, जहाँ सिंगल बॉन्ड लगाओ वहाँ हाइड्रोजन लगा देना आप, ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन के बाद C3H6 हो, इसके आइसोमर्स कई बार पूछे गए, CBSE के एग्जाम में कई बार आए हैं इसको आइसोमर्स। तो क्या है C3H6O, क्या है, देखो आपने इसमें क्या करना है, इसमें आप प्रोपेनल का भी स्ट्रक्चर बना देना, प्रोपेनल का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो और प्रोपेनोन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, प्रोपेनोन। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आप और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मुझे ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको ना एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बना दो, यही दोनों आपस में आइसोमर्स है इसके, C3H6 है ना, C3H6O के, सॉरी। तो C3H6O का 2 स्ट्रक्चर बनेगा, एक तो बनता है प्रोपेनल वाला, एक बनता है प्रोपेनोन वाला, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। सैचुरेटेड में एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अनसैचुरेटेड में एग्जांपल है ना इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेनोन, ठीक है। देखो प्रोपेनोन है तो भाई कीटोन ग्रुप का है, मतलब CO। कीटोन ग्रुप का सिंबल क्या होता है? CO होता है कीटोन ग्रुप का सिंबल। चलो, तो मतलब डबल बॉन्ड, ये जो O है ना बच्चों, ध्यान रखना डबल बॉन्ड लगता है और बीच वाले कार्बन लगता है। कीटोन ग्रुप में हमेशा O कहाँ लगेगा? एंड कार्बन को छोड़ के, मतलब बीच वाले कार्बन में। तो देखो इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं टोटल? वैसे लास्ट में 6 होते हैं, 2,6 होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे इस कार्बन, ये कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये भी इससे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब इस कार्बन के कितने बचे इलेक्ट्रॉन बताओ आप? एक तो शेयर कर लिया इसने, तो बचे कितने? 3 बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, ठीक है। अच्छा, इसके कितने बचे आप बताओ? तो 1 2 3 4, सर इसके तो कुछ भी नहीं बचे। इसके कितने बचे? एक तो शेयर कर लिया इसने, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। जहाँ जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहाँ हाइड्रोजन लगाओ। यहाँ हाइड्रोजन लगा के एक क्रॉस, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब पहले हाइड्रोजन को क्रॉस कर, वो सर्कल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को सर्कल करो। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक कार्बन से लेगा, एक उसका अपना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को पहले क्या कर दो? सर्कल कर दो, ठीक है। हमने हाइड्रोजन को सर्कल कर दिया। अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8। सर्कल करने से पहले काउंट कर लो, है ना। 8 हो गए, तो अब इसको इस तरह से सर्कल कर दो आप, ठीक है। ये इसको 8 चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको सर्कल कर दो अच्छे से, ध्यान से कोई किसी को काटे ना, ठीक है। इस तरह से सर्कल कर दिया हमने। अच्छा, इसको भी 8 चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8। इसको भी 8 चाहिए, इस तरह से हमने इसको सर्कल कर दिया। तो ये हो गया हमारा जनरली प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है? H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है बच्चों। देखो H2O मतलब 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अब हम लोगों को जो है ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इससे, क्योंकि ऑक्सीजन के दो ही बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ले कर दिया। अब ऑक्सीजन बस कितने बचे? तो भाई ऑक्सीजन के तो 6 होते हैं टोटल, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ना। चलो, अब क्या करेंगे? इसको इस तरह से क्या करना? सर्कल कर देना 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। जरूर नहीं आप इसको डॉट से ही दिखाओ, क्रॉस से भी दिखा सकते हो ना। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन को आपने सर्कल करना है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को भी सर्कल करना है, सॉरी यहाँ भूल गया हम लोग। 2 2 4 2 6 2 8, देखो ऑक्सीजन को भी सर्कल करना है भाई। ऑक्सीजन को सर्कल नहीं करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से सर्कल हो गया ऑक्सीजन, ओके। हाँ, चलो ठीक है, हो जाता है। आप भी ध्यान से कीजिएगा एग्जाम में ना, हो सकता है आपसे भी ऐसी मिस्टेक्स हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो है इसमें क्या किया हमने? हाइड्रोजन को सर्कल किया। ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, सर्कल कर दो। अब इसको काउंट कर लिया, अब सर्कल कर दो। इस तरह से जनरली हमने सर्कल कर दिया। H2O का फॉर्मेशन हो गया है ना। चलो, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है? इथेनोइक एसिड का। मतलब इथेनोइक एसिड है, मतलब जो है 2 कार्बन में, इथ मतलब 2 है, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो देखो इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन है, ठीक है। तो पहले C है ना, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा दो आप? डबल बॉन्ड के साथ जो है ना O लगा दो, और O के भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते 6 इसके पास, ठीक है। अच्छा, कार्बन के पास एक जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर होगा, एक ऑक्सीजन की शेयरिंग यहाँ करेगा कार्बन, एक ऑक्सीजन की शेयरिंग इसके साथ करेगा, और ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन की शेयरिंग के साथ इस तरह से शेयरिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस कार्बन को एक और कार्बन चाहिए, तो एक और कार्बन ने लगा दिया, लो हो गए। अब जहाँ जहाँ कमी है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के? 1 2 3 4, सर इसके तो सारे शेयर हो गए, तो इसके पास अब बचे नहीं। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन, तो 3 बाकी है इसके, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ लगाओ, और हाइड्रोजन यहाँ पर एक क्रॉस के साथ लगा दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ भी हाइड्रोजन लगा के एक क्रॉस, उसके बाद यहाँ भी लगा के एक क्रॉस, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाँ, अब सबको सर्कल कर दो। इस हाइड्रोजन को सर्कल किया हमने, इस हाइड्रोजन को सर्कल किया अभी हमने, इस हाइड्रोजन को सर्कल किया अभी हमने, इस हाइड्रोजन को सर्कल किया अभी हमने, ठीक है। अच्छा, इस ऑक्सीजन को सर्कल करो पहले। ऑक्सीजन को 8 चाहिए, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। अब इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8। तो हमने क्या करा? इस तरह से इसको क्या करा? सर्कल कर दिया। देखो इस तरह से सर्कल कर देना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी 8 है, तो 2 2 4 2 6 2 8 है ना। थोड़ा आप लोग कंजेस्टेड, ये तो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, कंजेस्टेड मत करना, थोड़ा सा खुला रखना है इसको, ठीक है। इस तरह से तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के भी। तो इस तरह से जनरली इथेनोइक एसिड का जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बच्चों चैप्टर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। चैप्टर 5 पे पहला क्वेश्चन हमारा, यानी 7th क्वेश्चन है चैप्टर टोटल का 7th, और इसका पहला क्वेश्चन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मैं इसको ऐसे ही बताता हूँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या लिखना है। देखो
न्यूलैंड्स लॉ में ये कहा गया था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। तो उसको ऐसे लिखना है, एवरी 8th एलिमेंट विल हैव सेम प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एवरी 8th एलिमेंट विल हैव सेम प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोला हमने? एवरी 8th एलिमेंट, है ना, विल हैव सेम प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसको इस तरह से लिखो आप, ठीक है, साफ साफ। यही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने यही लॉ दिया था। उसके बाद क्या, मेंडलीव एंड मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, मतलब मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ, मतलब मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ, मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ, दोनों बच्चों सेम है बिल्कुल। मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ सुनो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सेम, बिल्कुल सेम टू सेम लॉ है मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये दोनों, बस लास्ट में इसमें मास लगा, इसमें नंबर लगा हुआ है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास है मेंडलीव, और ये क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस बेसिस पर मेंडलीव है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉडर्न प्रेडिक्ट किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट्स, ये भी क्वेश्चन हो गया। अचीवमेंट क्या, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्टेबल, याद है मैंने आप सबको बताया था अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्टेबल है ये कि पहला अचीवमेंट क्या था इसमें, तो इन्होंने फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट के बारे में इन्होंने क्या करी थी, जगह छोड़ दी थी। पहला अचीवमेंट क्या है ना, ही लेफ्ट फ्यूचर डिस्कवरी, ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर द फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट। और सेकंड अचीवमेंट क्या है, सेकंड अचीवमेंट क्या बोलेंगे, सेकंड अचीवमेंट बोलेंगे कि जब नोबल गैस को खोजा गया, यानी कि जब व्हेन नोबल गैस वाज डिस्कवर्ड, देन नोबल गैस वाज फिट इन हिज पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग एनी एलिमेंट। तो ये लिखेंगे अचीवमेंट, सेकंड अचीवमेंट, जब नोबल गैस खोजा गया तो बिना डिस्टर्ब किए किसी एलिमेंट को, नोबल गैस को उसके पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया आराम से, बिल्कुल ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, तीसरा जो प्रिडिक्शन था वो क्या था, तीसरा जो अचीवमेंट था वो ये था कि तीसरा अचीवमेंट आपको इस तरह से बताना है कि इन्होंने क्या किया था, बोरॉन है ना, और उसके बाद एल्यूमिनियम और जो है सिलिकॉन, इसके बारे में, बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये बोरॉन है हमारा, ये एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, इसके फ्यूचर डिस्कवर, मतलब आने वाले फ्यूचर में आने वाले इससे सिमिलर जो एलिमेंट्स थे, इनके बारे में इन्होंने क्या किया था, प्रिडिक्ट कर लिया था, ठीक है। यानी कि जो बोरॉन और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, तो बाद में जो एलिमेंट आए इनसे मैच करते हो वो थे, कौन कौन थे, वो स्कैंडियम थे, जर्मेनियम थे और कौन थे, गैलियम थे, ठीक है। तो गैलियम आए, तो ये प्रिडिक्शन आपको लिखना है इसके बारे में। तो अचीवमेंट कितने हो गए, 3 हो गए, 3 अचीवमेंट लिख के आ जाना है, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चैप्टर पे, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, है ना, कि मुझे सर इस पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी मदद करूँगा और मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। ट्रेंड्स में भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन आप एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड्स ज़रूर पढ़ लेना और मेटालिक कैरेक्टर के। अब ऐसे में कैसे समझाऊँ, एटॉमिक साइज़ देखो, एटॉमिक साइज का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, मान लो ये एटम है, तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो, और उसकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है वो, उसकी दूरी को, जिसकी डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, और एटॉमिक रेडियस ही एटॉमिक साइज को डिफाइन करता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करता है, तो याद रखना एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में क्या होता है बच्चों, शेल्स बढ़ने की वजह से इंक्रीज करता है। और पीरियड में क्या होता है, ग्रुप ऐसे होता है वर्टिकल कॉलम, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं, तो पीरियड में क्या होगा, एटॉमिक साइज घटता चला जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर बच्चों जो है वो ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज करता है और पीरियड में डिक्रीज करता है, ऐसे लिखना, ग्रुप में इंक्रीज, पीरियड में डिक्रीज। अगर इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बार बार करो, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे आते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल गांठ बांध लो, ये पेपर में आएंगे डेफिनेटली, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे आपको पेपर में, ध्यान रखना, जो भी मैं बता रहा हूँ हर बात को पकड़ लो बढ़िया तरीके से। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये बहुत मशहूर लिमिटेशन है इसकी, 4-5 लिमिटेशंस है कि उसने फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट के बारे में जगह नहीं छोड़ा था, है ना, उसने जो है उसके जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, ठीक है। उसका तीसरा जो था वो क्या था कि उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ही डिड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट आइसोटोप्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि जो वो है किसी किसी स्लॉट में, किसी किसी बॉक्स में उन्होंने 2-2 एलिमेंट को रख दिया था जो कि पीरियोडिसिटी को डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा था कि जो कहीं मतलब जो इनका जो टेबल था उसके अंदर जो कैल्शियम था वहाँ तक इसका लॉ क्या होता, फेल हो गया था। उसके बाद यानी कि लाइटर एलिमेंट के लिए इनकी जो टेबल थी वो अच्छी थी, लेकिन जैसे ही एलिमेंट हेवियर हो रहा था इनका टेबल फेल हो जा रहा था। ये इनकी
इसकी लिमिटेशंस है बच्चों, तो लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है आपको अब क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप हमारे, अगर पहली बार आप देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको चाहिए, फिजिक्स बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर जो है मेंशन कर दीजिएगा इस चीज़ को कि मुझे और भी वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।